नमस्कार। आज अक्टूबर जंक्शन कहानी ने आप आगे बढ़ा रहा हूँ और इनो चौथा पार्ट आप स्टार्ट कर रहा हूँ। तो बिना टाइम खराब करिए अपना मैं कहानी स्टार्ट करूँ। अगर आपने कहानी पसंद आवे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल ने सब्सक्राइब कर दो और वीडियो ने लाइक कर दो और जो कहानी सुननी पसंद हो भी आगे शेयर कर दो। अब पार्ट नंबर 4। 11 अक्टूबर 2010 सुबह 6 बजे 80 घाट बनारस। सुदीप और चित्रा को घाट पहुंचने में थोड़ी देर हो गई। इसकी वजह चित्रा नहीं थी, वह तो तुरंत तैयार हो गई थी, लेकिन सुदीप ने ही वॉशरूम में कुछ ज़्यादा टाइम लगा दिया। खैर, होटल से निकलते ही सुदीप ने रिसेप्शन पर कार के लिए कहा तो चित्रा ही बोली कि पागल हो क्या, ऑटो से चलते हैं। दौड़ते भागते दोनों घाट पर पहुंचे। चित्रा ने पहले ही एक नाव वाले को फिक्स कर रखा था। जैसे ही दोनों नाव पर बैठे एक बाबा आकर नाव में बैठ गए। हालांकि दोनों ने पूरी नाव बुक की हुई थी, लेकिन बाबा ने हिलने का नाम नहीं लिया। नाव वाले ने बाबा को दो चार बनारसी गालियां भी दी, लेकिन सुदीप ने नाव वाले को इशारा किया कि बाबा को साथ चलने दिया जाए। सर, आप नहीं जानते बाबा को, ये आदमी हैंडपंप है, कितना अंदर है पता नहीं, कुछ उल्टा सीधा बोल देगा, पहले भी कई कस्टमर खराब कर चुका है। बाबा ने तुरंत जय भोलेनाथ बोलकर आसमान की ओर देखा। नाव वाला बाबा से अच्छा खासा गुस्सा था। वह दोबारा बोला, साहब, जितनी देर भांग पीता है बस उतनी देर होश में रहता है ये बाबा। जैसे ही नाव चलकर घाट की से थोड़ी दूर गई तो नाव वाला बोला, नौकरी चाकरी बेटा बेटी जो मांगना है मांग लीजिए गंगा जी से। चित्रा बोली, रिटायरमेंट मांग लो। यह सुनकर नाव वाला बोला, अभी तो भैया की नौकरी नहीं होगी, दीदी आप भी रिटायरमेंट मांगने लगी। यह सुनकर सुदीप ने नाव में पड़ा कंकड़ गंगा में फेंकते हुए कहा, अच्छी नौकरी ही मांग लेता हूँ। यह बोलकर सुदीप ने आंखें बंद कर ली। नाव वाला देख रहा था कि चित्रा ने आंखें बंद नहीं की। वह बोला, दीदी आप भी अच्छा से मन से कुछ मांग लीजिए, गंगा मैया सदियों से सबको दे रही है। उधर बाबा यह सब कुछ देखकर चुप थे। सुदीप ने आंखें खोलकर कहा, बाबा कुछ सुना दीजिए। बाबा के हाथ में मंजीरा था। बाबा ने कोई जवाब नहीं दिया। वह सुदीप की ओर से चेहरा हटाकर आसमान की तरफ देखने लगा और 2 मिनट बाद सुनाना शुरू किया। सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा, ये घूम धड़ाका साथ लिए क्यों फिरता है जंगल जंगल, एक तिनका साथ न ले जावेगा। मौकूफ हुआ जब अन्न और जल, घर बार अटारी चौपारी, क्या खासा तनसुख है मसलन, क्या चिलमन पर्दे फर्श नए, क्या लाल पलंग और रंग महल, सब ठाठ पड़ा रह जावेगा जब लाद चलेगा बंजारा। बाबा सुनाते हुए बिल्कुल ऐसे मगन हो गए थे कि जैसे भोलेनाथ बाबा से सीधा कांटेक्ट हो गया हो। बाबा सुनाने के बाद जब चुप हो हुए तब चित्रा ने पूछा, बाबा आप जो सुना रहे थे वो कबीरदास का है ना? बाबा गुस्सा होते हुए बोले, नजीर अकबराबादी नाम का बड़ा शायर हुआ था बेटी, वो भी कबीर था। तुझमें मुझमें सब लड़के के सबके अंदर कबीर है। इसके बाद बाबा बहुत देर तक कुछ गाते रहे, लेकिन सुदीप को सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा वाली लाइन चिपक गई। बाबा को नदी के पार रामनगर महल की तरफ जाना था। बाबा नदी की दूसरी तरफ उतर गए। जब नाव से उतर कर जा रहे थे तो सुदीप ने उनको वापस बुलाया। उसकी जेब में करीब 7,000 रुपये कैश था। उसने सब उठाकर बाबा के हाथ में रख दिया। बाबा ने मंजीरा बजाया और सुदीप के कान के पास जाकर धीरे से बोले, जय भोलेनाथ, परेशान मत हो, जितना लुटाएगा उतना आनंद आएगा, तू कबीर है कबीर। सुदीप ने और भी कुछ सवाल पूछना चाहा, लेकिन बाबा ने कोई जवाब नहीं दिया। बस नदी के पास से मुट्ठी भर रेत उठाकर हवा में उड़ा दी। रेत कुछ देर तक उड़ती रही। नीचे रेत में जाकर मिल गई। नीचे पड़ी हुई रेत को देखकर यह पहचानना मुश्किल था कि हवा से उड़कर कौन सी रेत में गिरी थी। बाबा धीरे धीरे चलते हुए नजरों से ओझल हो गए। हवा में रेत के मिलने और फिर रेत में मिल जाने के हजारों मतलब हो सकते हैं। जैसे कि हर आदमी एक दिन रेत ही बन जाएगा, रेत जिसमें बैठकर लोग जिंदगी के बारे में बातें करेंगे। सुदीप को अपना मतलब तब भी नहीं मिला था।
नाव वाला बोला, क्या सर, ये बाबा कुछ भी बोलते हैं, आपको इतने पैसे नहीं देने चाहिए थे। सुदीप कुछ नहीं बोला। चित्रा ने भी यही बात कही, तुम पागल हो क्या, कोई ऐसे पैसे उड़ाता है, इससे अच्छा किसी अनाथालय में पैसे दे देते। चित्रा यार प्लीज। सुदीप ने चित्रा को चुप रहने का इशारा किया। इसके बाद चित्रा ने कुछ भी बोलना ठीक नहीं समझा। सुदीप अभी तक नदी के किनारे वाली रेत को देख रहा था। सूरज अब तक ठीक से उग चुका था। सुदीप कभी घड़ी नहीं पहनता था, इसलिए उसने नाव वाले से टाइम पूछा। नाव वाले ने बताया करीब 7:30 बज चुके हैं। थोड़ी देर हो गई। सुदीप बोला, बनारस में किसी बात के लिए कभी देर नहीं होती। चित्रा ने स्टाइल मारते हुए कहा, देर नहीं हुई, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में चाहिए क्या। छोड़ो यार, तुम भी कहाँ इतना बड़ा सवाल लेकर बैठ गए। नहीं बताना। अरे बताओ। बोला तो नहीं बताना। ऐसे कैसे नहीं बताना, बताओ। सुदीप के बार बार पूछने पर चित्र ने आखिर बता ही दिया। मैं चाहती हूँ कि मुझे हर कोई पहचाने, मेरे अपने कमाए हुए खूब पैसे हो, मेरी किताबें लाखों में बिके, हर जगह मुझे बुलाने बोलने के लिए बुलाया जाए, न्यूज़पेपर में मेरे फोटो आए, न्यूज़ रूम में मुझे बुलाया जाए। इन शॉर्ट चित्रा पाठक को कोई अवॉइड नहीं कर पाए। तो चित्रा मैडम रिच एंड फेमस पेज 3 सेलिब्रिटी बनना चाहती है। हाँ, ऐसा ही समझ लो। तो इसमें रोने की क्या बात है। मुझे लगता है कि ये सब कुछ कुछ नहीं हो पाएगा। मैं पिछले 3 साल से किताब पूरी नहीं कर पाई। जाओ बच्चा, वरदान देते हैं तुम्हें, एक दिन हिंदुस्तान की सबसे बड़ी लेखिका बनोगी, बड़ी राइटर हो जाओगी, तो भूल तो नहीं जाओगी ना सुदीप को। सुदीप ने कहा, वेल, बाद में तो तुम्हें पहचानूंगी या नहीं, अभी से इस बारे में कुछ कह नहीं सकती। चित्रा और सुदीप ठक ठक कर हंसे। नाव थोड़ी देर तक घाटों के पास होते हुए वहीं लौट आई जहाँ से शुरू हुई थी। घाट आ चुका था। चलो कुल्हड़ वाली चाय पिलवाओ। एक भी पैसा नहीं है जेब में। चित्रा ने कुल्हड़ चाय ली और सुदीप के पड़ोस में बैठ गई। चित्रा अपनी कहानी का अंत ढूंढ चुकी थी और सुदीप अपनी कहानी की शुरुआत। चित्रा ने कुल्हड़ की चाय को खत्म करते हुए कहा, कुल्हड़ वाली चाय जल्द खत्म हो जाती है, हाँ चुटिया भी। तुम्हारा अपडेट तो मुझे अखबारों से मिलता रहेगा। हाँ पक्का। तुम भी अपनी किताब खत्म करना तो बताना। हाँ पक्का बताऊंगी। कब मुलाकात होगी फिर अब, सुदीप ने पूछा। सुदीप ने यह सवाल क्यों पूछा होगा, इसकी एक वजह समझ में आती है। सुदीप अगर रात में चित्रा के सामने रोया नहीं होता तो शायद वह यह सवाल नहीं पूछता। कुछ भी हो, अगर लड़का किसी लड़की के सामने रो देता है तो फिर सामने वाले के करीब अपने आप आ जाता है। लड़कियों के साथ शायद ऐसा होता हो। साथ रोना साथ हंसने से ज़्यादा बड़ी चीज़ है। चित्रा ने कहा, तुम्हारे पास इतना टाइम कहाँ होगा, मैं तुम्हें कॉल कर सकता हूँ। नहीं मत करना, चित्रा ने दूसरी कुल्हड़ चाय लेते हुए कहा, लेकिन फिर उसके बाद जोड़ा, हाँ अगर किसी दिन बहुत उदास हो ना तो कॉल करना। तुम उदास होगी तो क्या करोगी मुझे मालूम नहीं, तुम बिजी हो, तुम्हें परेशान नहीं करूँगी। यह वो पल था जब सुदीप ने को पहली बार जिंदगी से नफरत हुई। क्यों था इतना वह बिजी, क्यों उसके पास किसी चीज़ के लिए बहुत कम टाइम था, क्यों उसको अपने 35 साल होने का ही जल्दी थी। हम लाइफ में इतना बिजी होकर क्या उखाड़ ले रहे हैं। लाइफ में अगर कुछ उखाड़ लेने लायक है तो वो है फुर्सत। ये वो पल था जिसमें सुदीप कोई बड़ा फैसला लेना था। तुम्हारा जिस दिन रोने का मन करे उस दिन कॉल कर लेना, मैं आने की कोशिश करूंगा। देखो करोड़पति इंसान, एक कुल्हड़ वाली चाय का इतना एहसान मत मानो। वैसे भी मेरी लाइफ तो हैपनिंग होने वाली है। तुम्हारा कभी रोने का मन करे तो तुम कॉल कर देना, ठीक है। ये घटिया सी तसल्ली कि जब भी तुम्हें अकेला लगे तो मैं हूँ, शायद इस दुनिया की सबसे बड़ी तसल्ली है। दुनिया में इतना कुछ है कि करने को, फिर भी आदमी अकेला हो जाता है। प्यार की कहानियाँ इसलिए प्यार करने वालों के मरने के बाद भी जिंदा रहती है, क्योंकि उनके अंत में उम्मीद हो न हो, लेकिन शुरुआत एक नई सुई की नोक जितनी उम्मीद से होती है। चलो चलें, चित्रा और सुदीप ने एक साथ कहा। थोड़ी देर में दोनों ने साथ साथ सुना। सुदीप ने अपनी सबसे छोटी उंगली से चित्रा की छोटी उंगली को गले लगाया। दोनों उंगलियां मिलकर खुश हुई, थोड़ा सा रोई। चित्रा की उंगली ने सुदीप की उंगली से पूछा, अब कब मिलना होगा। सुदीप की उंगली ने कहा, पता नहीं। चित्रा की उंगली ने सुदीप की उंगली को ऊपर से नीचे तक छूकर कहा, पता करके बताओ।
कोई किसी को छोटी उंगली जितना भर भी सही से छू ले तो सब कुछ कितना आसान हो जाए। छूना जब केवल छूने के लिए नहीं, पहुंचने के लिए कहीं पहुंचने के लिए हो। जब शरीर एक दूसरे पर चढ़ाई करने के लिए नहीं बल्कि एक दूसरे की धूल साफ करने के लिए हाथ बढ़ाए। तन की धूल साफ करने के लिए दुनिया में कितना कुछ है। मन की धूल की दुनिया में कोई औकात नहीं। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि साल में कम से कम एक बार मिलें? सुदीप ने पूछा। बहुत ही खराब आइडिया है, चित्रा ने कहा। 2 साल में एक बार, उससे भी खराब प्लान है, चित्रा ने कहा। छोटी उंगलियां एक दूसरे में उलझी हुई उदास थी। गंगा बनारस तक आते आते ठहर गई जाती हैं ताकि उसके पड़ोस में बैठे लोग भी ठहर सकें। हम तब मिलेंगे जब या तो खुश होंगे या फिर उदास हो, चित्रा ने कहा। ऐसे तो शायद कभी मिलना ही ना हो। प्लान नहीं करते हैं सुदीप, मिलना होगा तो मिल लेंगे। चलो ये भी ठीक है। फ्लाइट कितने बजे है तुम्हारी? 5:30 बजे। और तुम्हारी? 6 बजे। चलो एक काम करता हूँ, एयरपोर्ट साथ चलते हैं, मैं तुम्हें होटल से ले लूँगा। तुम मुंबई जा रहे हो? हाँ, तुम बोलो तो दिल्ली से होते हुए चला जाऊँ। फ्लर्ट तुम पर बिल्कुल भी सूट नहीं करता। चित्रा घाट से उठ गई। दोनों वहां से चल दिए। पास पड़ा कूड़ेदान से छलांग लगाकर टूट गया और टूटकर दोनों कुल्हड़ एक हो गए। गंगा जी ने दोनों को 80 घाट से जाते हुए देखा। पिजेरिया के वेटर ने दोनों को एक साथ देखकर हवा में आंख मारी। 11 अक्टूबर शाम 4:30 बजे, बनारस एयरपोर्ट। सुदीप के हाथों में मुराकामी की वही किताब थी जो चित्रा ने उसे एक दिन पहले दी थी। चित्रा वही सुदीप के साथ बैठी हुई थी। उनकी अभी तक की बातें बहुत ही बोरिंग टाइप की हुई थी, जैसे कि अगर तुम मुंबई आना तो मिलना, अगर तुम दिल्ली आना तो बताना, अगर किताब ख़त्म करना तो बताना, तुम अगर अपने शहर बेचना तो बताना। सुबह 9 बजे से शाम 4:30 बजे में ही दोनों के बीच कुछ दूरी आ गई थी। चित्रा और सुदीप दोनों के लिए ऐसे ही अजनबी से मिलना नया था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोलें और क्या नहीं। बस एक बात तय थी कि उन्हें कुछ न कुछ बोलना था। चित्रा के हाथ की छोटी वाली उंगली बेचैन थी। सुदीप के हाथ की छोटी वाली उंगली ठीक उतना ही बेचैन थी। बातें होते होते रुक जा रही थी, कहीं पहुंच नहीं रही थी। उंगलियां अगली बार मिलने का कोई वादा चाहती थी। चित्रा की फ्लाइट का अनाउंसमेंट शुरू हो चुका था। उसकी फ्लाइट के सभी लोग लाइन लग गए थे। वह वहीं कुर्सी पर सुदीप के पास बैठी रही। धीरे धीरे लाइन छोटी होती जा रही थी। उस फ्लाइट में हर चढ़ने वाले को ट्रेन के जनरल डिब्बे में चढ़ने जितनी जल्दी थी। लाइन में जब बस 2 से 3 लोग बचे तो सुदीप ने कहा, फ्लाइट छोड़ रही हो तो मुंबई साथ चलो। मुंबई आकर क्या करूँगी? थोड़ा रो लेना, फिर कभी आऊँगी। चित्रा ने सुदीप की शर्ट के धागे को काटते हुए कहा, फिर कभी नहीं आता। सुदीप ने एकदम सीरियस होकर चित्रा की आंखों में देखते हुए कहा। फ्लाइट का अनाउंसमेंट शुरू हो चुका था। चित्रा ने अपनी आंखों के समंदर को अपने रुमाल में कैद कर लिया। वह सुदीप को गले लगाकर उसके कान में फुसफुसाई, फिर कभी जल्द आएगा। जाने से पहले चित्रा ने सुदीप की किताब को उसके हाथ से छीना और उसने 10 अक्टूबर 2010 तारीख डाली डाल रखी थी। वहां उसने लिखा 10 अक्टूबर 2011, बस 1 साल बाद मिलते हैं। इसके नीचे चित्रा ने अपना नंबर लिखा। फ्लाइट अटेंडेंट ने चिल्लाना शुरू कर दिया, लास्ट कॉल फॉर द गेस्ट फ्लाइंग टू दिल्ली। चित्रा ने चलना शुरू किया। सुदीप ने चित्रा के लिखे हुए को छू कर देखा। सुदीप की छोटी उंगली अब खुश थी। उसने पूरे हाथ को खींचकर हवा में उठाया ताकि वह चित्रा को हाथ हिलाकर बाय बोल सके। चित्रा बिना पीछे मुड़े फ्लाइट में घुस गई। उसने फ्लाइट में घुसने के बाद पीछे मुड़कर देखा। खुश होना कितना आसान है अगर उसको एक तारीख से जोड़ दिया जाए। दुनिया को 10 अक्टूबर 2011 का इंतजार था। इसके साथ ये पार्ट हम यहीं समाप्त करते हैं। अब अगली बार ये जो अगले टाइम है वो ये 10 अक्टूबर 2011 को मिलेंगे, जब हम इस कहानी का 5th पार्ट आपको सुनाऊंगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और धन्यवाद।